Welcome to Civil Edge. Your goal, our mission. जरा सोचिए, सदियों की गुलामी झेलने के बाद एक देश आजाद होने की बिल्कुल कगार पर खड़ा है। सामने एक नया सवेरा है, लेकिन उस सवेरे को एक दिशा की भी तो जरूरत थी, राइट? एक ऐसा मजबूत ढांचा जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रख सके। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इतनी विविधताओं से भरे इस विशाल देश का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आखिर लिखा कैसे गया? आज की इस चर्चा में हम भारतीय गणराज्य की नींव रखने वाले उस रोमांचक सफर पर चलेंगे। ये महज एक इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें लंबा संघर्ष है, तीखी बौद्धिक बहसें हैं और एक संप्रभु राष्ट्र बनाने का अटूट संकल्प शामिल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के सपने की, संविधान सभा के गठन की, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव की और उन प्रमुख समितियों की जिन्होंने इसका मसौदा तैयार किया। साथ ही हम उन चुनौतियों और आलोचनाओं को भी निष्पक्ष रूप से देखेंगे जो उस वक्त सामने आईं, और अंत में एग्जाम्स के नजरिए से कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक स्वतंत्र भारत का सपना और एक राष्ट्र के बीज बोना। देखिए, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक बहुत लंबी तपस्या थी। और इस आज़ादी को कानूनी रूप देने का जो आइडिया था ना, वो रातों रात बिल्कुल नहीं आया था। इसके पीछे दशकों का संघर्ष है। सबसे पहले साल 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का विचार रखा। फिर अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने साफ कर दिया कि संविधान बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव से होते हुए फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारी बहुप्रतीक्षित संविधान सभा का जन्म हुआ। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संविधान सभा का गठन यानी निर्माताओं का एक साथ आना। बात है दिसंबर 1946 की, दिल्ली का भव्य संविधान हॉल। कल्पना कीजिए, भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग और दूरदर्शी नेता पहली बार एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। उस कमरे में ना पूरे देश के भविष्य का भार महसूस किया जा सकता था। 9 दिसंबर को सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। और फिर आया 13 दिसंबर का वो दिन जब नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। शुरुआत में अगर देखें तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस सभा के लिए 389 सीटें तय की गई थीं, लेकिन देश के दर्दनाक विभाजन और मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद भारत की इस संविधान सभा में सिर्फ 299 सदस्य ही रह गए, और इन्हीं 299 लोगों ने मिलकर इस महान काम को अंजाम तक पहुंचाया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम भारतीय संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प करती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद होकर अपनी एक स्वतंत्र और संप्रभु पहचान बनाने का एक बहुत बड़ा ऐलान था। असल में इस प्रस्ताव ने आज़ाद भारत के उन बेसिक्स को तय कर दिया था जिन पर आज हमारा पूरा देश खड़ा है। इसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, सबके लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी, और हाँ, अल्पसंख्यकों और आदिवासी क्षेत्रों की पर्याप्त सुरक्षा भी सुनिश्चित की। और सबसे खास बात, आगे चलकर यही ऐतिहासिक प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रिएम्बल का आधार बना। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, प्रमुख समितियां और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया। सच में एक स्मारकीय उपक्रम। अब जब दार्शनिक नींव रखी जा चुकी थी तो बारी थी असली मेहनत की। इतने बड़े और विविध देश के लिए कानूनी ढांचा बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए काम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बांटना जरूरी था। तो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभा ने कई कमिटियां बनाई। जैसे संघ शक्ति समिति की कमान जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, जबकि प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी ने संभाली। प्रक्रिया के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रूशियल थी वो थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नेतृत्व वाली मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी।
अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रमुख और लघु समितियों के स्ट्रक्चर और उनके अध्यक्षों के नाम एकदम टिप्स पर होने चाहिए। ये वो प्रामाणिक ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए अब उन 7 शानदार कानूनी मस्तिष्कों की बात करते हैं जिन्होंने 29 अगस्त 1947 को बनी इस मसौदा समिति का सबसे भारी बोझ अपने कंधों पर उठाया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी टीम में शामिल थे N. गोपालास्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। ये इन सब का अथक प्रयास ही था जिसने अलग अलग समितियों के विचारों को एक बहुत ही डिटेल्ड कानूनी दस्तावेज का रूप दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जटिल दस्तावेज का पहला मसौदा फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया था। और ऐसा नहीं कि इसे बस लागू कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। इसे सीधे देश की जनता की आलोचनाओं और सुझावों के लिए खुला रखा गया। इस पर पूरे 114 दिनों तक बहुत ही गहन विचार मंथन हुआ, हजारों संशोधनों पर खुलकर चर्चा हुई और तब जाके इसे अंतिम रूप दिया गया। मतलब ये सच्चे मायनों में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। अब रुख करते हैं 5वें भाग का, चुनौतियां और आलोचनाएं, बहसों की एक भट्टी। हम सब जानते हैं कि इतिहास में कोई भी बड़ा काम बिना आलोचना के पूरा नहीं होता। इस शानदार दस्तावेज के बनने के दौरान भी कई तीखे विवाद हुए और उनका निष्पक्ष होकर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कुछ आलोचकों का तर्क था कि ये सभा पूरी तरह से एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। कुछ ने कहा कि शुरुआत में ये पूरी तरह संप्रभु नहीं थी। इस पर कांग्रेस पार्टी, वकीलों और राजनेताओं के बहुत ज्यादा हावी होने का भी आरोप लगाया गया। और एक आलोचना जो बहुत सुनने को मिली वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। समय को लेकर जो आलोचना हुई ना, अगर उसे हम थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो जहां अमेरिकी संविधान को बनने में 4 महीने से भी कम का वक्त लगा, वहीं भारतीय संविधान में लगने वाले समय की उससे खूब तुलना की गई। कुछ आलोचकों ने तो व्यंग्य करते हुए मसौदा समिति को ड्रिफ्टिंग कमिटी या बहाव समिति तक कह दिया था कि अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही धीरे धीरे बह रही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं छठे और आखिरी भाग पर, निष्कर्ष और परीक्षा के लिए कुछ बेहद जरूरी तथ्य, हमारे गणतंत्र की विरासत। उन तमाम आलोचनाओं और लंबी बहसों को पार करते हुए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं के अपार त्याग, उनके अटूट धैर्य और बहुत ही सावधानी से किए गए काम का एक ऐतिहासिक प्रतीक है। कुल 11 सत्र हुए, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया और तब जाकर भारत का ये महाकाव्य बनकर तैयार हुआ। एग्जाम्स में अक्सर एक डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था और उसी दिन नागरिकता जैसे कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे। लेकिन जो पूरा का पूरा संविधान था ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को आज हम पूरे गर्व के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए जाते जाते कुछ ऐसे रैपिड फायर फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। संविधान सभा की मोहर के रूप में हाथी को चुना गया। सर B.N. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे और S.N. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार। क्या आपको पता है कि अंग्रेजी में इस मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से कितनी खूबसूरती से लिखा था और हिंदी की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने की। इस पूरे दस्तावेज को शांति निकेतन के महान कलाकारों नंदलाल बोस और ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने अपनी शानदार कला से सजाया। और हाँ, इस महान निर्माण में महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। संविधान सभा में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिनमें हंसा मेहता जी का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए जो पुरजोर आवाज उठाई, उसने हमारे संविधान पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसने एक प्रगतिशील समाज की मजबूत नींव रखी। एक ऐसा जीवंत दस्तावेज जिसने इतनी विविधताओं से भरे इस विशाल देश को एक मजबूत धागे में पिरोकर रखा है और आज भी लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो क्या इस ऐतिहासिक घटना और इसके आदर्शों का प्रभाव आने वाले भविष्य को और भी गहराई से बदल सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस गहरे ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।